हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर वो अच्छा हुआ होगा। जो हमने आपको दो मॉडल पेपर कराए थे, आज आपके प्रश्न पत्र में उनमें से अधिकांश प्रश्न आए थे, तो आशा करते हैं कि आप लोग उस अच्छा किए होंगे। तो आज जो आपका पेपर हुआ है जिसका शीर्षक है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन और जिसका सब्जेक्ट कोड है EDU BED 101 और जिसकी पेपर आईडी है 8741 का आंसर की हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हमको जो है दे सकते हैं। तो आइए, आज का जो प्रश्न पत्र आया था आपका, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम एक एक करके देखते हैं, उनके सही उत्तरों को जानते हैं। तो आज का जो प्रश्न पत्र था उसमें आपसे कुल जो है 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि ECCE का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या दो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है। द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है धार्मिक केंद्र, ऑप्शन डी है पुस्तकालय। तो शिक्षा का जो सक्रिय अभिकरण, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें बालक जो है वह एक्टिव होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी विद्यालय। स्कूल जो है शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है। तो प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या तीन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधिगम संगठन की अवधारणा किसने दी। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है पीटर सेंज, ऑप्शन सी है टीपी नन, ऑप्शन डी है इवान इलिच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पीटर सेंज। पीटर सेंज ने जो है अधिगम संगठन की अवधारणा दी है। तो प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या चार, जिसमें आपसे पूछा गया है कि NCTE का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ NCTE इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या चार का जो उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली। NCET का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बाकी भुवनेश्वर, गुजरात और भोपाल में इसके जो है क्षेत्रीय रीजनल जो है वो ऑफिस हैं। तो प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या पाँच, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। हु सेड वेयर एवर द वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन ए मैकाइवर पेज। ये कथन जो है मैकाइवर पेज का है कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या छः, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाज की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी। ऑप्शन ए दिया है अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति, ऑप्शन बी दिया है पारस्परिक जागरूकता, ऑप्शन सी दिया है सहयोग एवं संघर्ष, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो समाज की विशेषता, समाज अमूर्त है और उसकी जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है। पारस्परिक जागरूकता जब तक नहीं होगी समाज का गठन नहीं हो सकता, और समाज में सहयोग और संघर्ष यानी कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों पाया जाता है। तो आपके ये तीनों चीज़ें समाज की विशेषता हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या सात, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा एक हिस्सा थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग जवाहर नवोदय विद्यालय इज एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ NEP 1986। जो हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की जो अवधारणा थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक हिस्सा थी। तो प्रश्न संख्या सात का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या आठ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के तीन ध्रुव हैं।
3 पोल ऑफ एजुकेशन आर, आप जैसा जानते हैं कि शिक्षा के 3 पोल होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोफेसर डम्बिल, ऑप्शन बी दिया लॉज, ऑप्शन सी दिया है जे.एस. मैकेंजी, ऑप्शन डी दिया है टी. रेमांड। तो यह कथन जो है प्रोफेसर डम्बिल का है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का समाजीकरण ही होती है, यह कथन है। एजुकेशन इज नथिंग बट द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी दुर्खीम। यह कथन जो है दुर्खीम का है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन ए दिया है विद्यालय, ऑप्शन बी दिया है संग्रहालय, ऑप्शन सी दिया है परिवार, ऑप्शन डी दिया है पुस्तकालय। तो देखिए, शिक्षा का जो औपचारिक स्रोत क्या क्या होते हैं, आपके विद्यालय शिक्षा के औपचारिक स्रोत होते हैं, और उसके साथ साथ जो संग्रहालय है वो भी शिक्षा के औपचारिक स्रोत होते हैं, और पुस्तकालय भी शिक्षा के औपचारिक स्रोत होते हैं। तो बचा क्या? परिवार। तो यही परिवार जो है शिक्षा का औपचारिक स्रोत नहीं होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिवार। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज। ऑप्शन ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन सी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, और ऑप्शन डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो प्राथमिक शिक्षा की जो गंभीर समस्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय का मतलब होता है कि बालक किसी कक्षा में प्रवेश लेता है और उसको बीच में छोड़ देता है, तो ये अपव्यय होता है। लेकिन अवरोधन का तात्पर्य होता है रुकावट। इसका तात्पर्य है कि किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक समय या उससे अधिक समय तक एक ही कक्षा में रोके रखना या रहना, तो यही है अवरोधन। यानी प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है। यह भी प्रश्न हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था। बहुत सारे प्रश्न जो कि हमने आपको मॉडल पेपर में कराए थे, आपके आज के प्रश्न पत्र में आए हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग का प्रश्न पत्र अच्छा ही हुआ होगा। तो प्रश्न संख्या 13 को हम देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन क्या है, कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो सत्य है कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, और साथ ही साथ एजुकेशन एक द्विमुखी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस। उन्होंने जैसे कि एडम्स वगैरह ने कहा है कि शिक्षा क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये दोनों कथन सही है। तो आपका प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। जब हम जॉन डीवी या रायबर्न की बात करते हैं तो उन्होंने शिक्षा के 3 ध्रुव माने हैं, लेकिन एडम्स ने शिक्षा के 2 ध्रुव माने हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में ये दोनों कथन सही है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसको भी हमने अपने मॉडल पेपर जो आपको हमने कराया था उसमें इस प्रश्न का एकदम आपको उत्तर बताया था और आपको करवाया था। तो आपका यह प्रश्न भी बिल्कुल सही हुआ होगा। ये पूछा गया आपसे कि शिक्षा के लिए आयोजित विश्व स्तरीय जामेतियन सम्मेलन का विषय था। जो जामेतियन सम्मेलन है थाईलैंड के जामेतियन शहर में हुआ था। तो उसमें जो शिक्षा का विषय क्या था, कि ऑप्शन ए दिया है कि मानवीय मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी दिया है सभी के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी दिया है वैश्विक शांति हेतु शिक्षा, ऑप्शन डी दिया है सतत विकास हेतु शिक्षा। तो जामेतियन सम्मेलन में जो था वो शिक्षा के लिए आयोजित जो विश्व स्तरीय सम्मेलन था उसका विषय था कि सभी के लिए शिक्षा। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है, शिक्षित बेरोजगारी ये उच्च शिक्षा की समस्या है। देखिए, शिक्षित बेरोजगारी उच्च शिक्षा की समस्या है। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन भी, ये भी उच्च शिक्षा की समस्या है।
उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, यह भी उच्च शिक्षा की समस्या है। और बस्ते की बोझ की समस्या, ये उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है, ये जो है प्राथमिक शिक्षा इसकी समस्या है। तो उच्च शिक्षा की जो ऊपर की 3 समस्याएं हैं वह हैं। चौथा जो बस्ते की बोझ की समस्या वो नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत मार्च 2009 में की गई थी। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक मूल्य एवं नैतिकता के स्रोत हैं। सोर्स ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स आर। ऑप्शन ए दिया है परिवार तथा विद्यालय, फैमिली एंड स्कूल। ऑप्शन बी है सोसाइटी बी। ऑप्शन सी दिया है रिलीजन। ऑप्शन डी दिया है कि ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता के जो सोर्स हैं वो ये तीनों होते हैं, परिवार और विद्यालय भी होता है, समाज भी होता है, धर्म भी होता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यह कथन जो किसका है, यह प्रश्न जो है उसको भी हमने अपने मॉडल पेपर में करवाया था और हूबहू यही प्रश्न था और इसका आपको उत्तर पता भी होगा, आपका प्रश्न सही भी होगा। तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने कहा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी योग्यता अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। यह परिभाषा किसने दी है? एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी so that a man can make an original contribution to human life according to his best capacity. Who gave this his definition? तो ये जो परिभाषा है वह है आपके ऑप्शन ए दिया है काम्ट, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी टी.पी. नन। तो यह परिभाषा जो शिक्षा की दी गई है वह ऑप्शन डी यानी टी.पी. नन के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, इसको भी हमने अपने मॉडल पेपर में आपको करवाया था, बताया था और आशा है कि ये भी आपका प्रश्न सही हुआ होगा। और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड। तो ये प्रश्न है, उसके ऑप्शन ए दिए हैं ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें समुदाय की एक परिभाषा दी गई है और आपसे पूछा गया है कि परिभाषा किसकी है? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यह कथन किसका है? तो इस जो यह परिभाषा है वह बोर्गाटस के द्वारा दी गई है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं है? ऑप्शन ए जानने के लिए सीखना, ऑप्शन करने के लिए सीखना, ऑप्शन सी रखने के लिए सीखना, ऑप्शन डी एक साथ रहने के लिए सीखना। तो जो डेलर्स आयोग है उसकी रिपोर्ट जो है 1996 में आई थी। उन्होंने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए थे, जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना और अस्तित्व के लिए सीखना। तो इसमें से जो 4 स्तंभों में शामिल नहीं है वह है रखने के लिए सीखना। ऑप्शन सी 22 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। ये आप उनके जो 4 स्तंभ बताए गए थे उनके द्वारा उसमें यह शामिल नहीं है। बाकी 3 जो है वह डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में शामिल है। चौथा जो एक स्तंभ छूट गया वो अस्तित्व के लिए सीखना, ये उसमें नहीं दिया है। तो प्रश्न संख्या 23 की ओर हम चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है।
ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुशासन, ऑप्शन बी दिया है कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति, ऑप्शन सी दिया है व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय अनुशासन है, कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना भी है और राष्ट्रीय विकास करना भी है। ये ऑप्शन सी नहीं है, व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित के ऊपर रखना, यह गलत है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। यह भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीति शाखा है, एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र। तो नीति जो एथिक्स है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव जीवन के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। ऑप्शन ए दिया है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह तो है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है शिक्षा का कार्य है मानव जीवन के लिए। दूसरा है कि ऑप्शन बी दिया आवश्यकताओं की पूर्ति, यह भी शिक्षा का मानव जीवन के लिए कार्य है। ऑप्शन सी दिया है कि व्यक्तित्व का विकास, यह भी मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है। और ऑप्शन डी है दिया है उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि मानव जीवन के लिए शिक्षा के जो तीनों कार्य हैं। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। इस प्रश्न को भी हमने आपके जो अपना मॉडल पेपर दिया था उसमें कराया था। तो सबसे पहले हार्टंग समिति जो 1929 में गठित थी, उसने जो है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया था। भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो देखिए भारत में पहला मुक्त जो विद्यालय है, यहाँ विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही, मुक्त विद्यालय स्कूल, ओपन स्कूल, तो सबसे पहले 1979 में सीबीएसई ने जो है दिल्ली में एक अपना ओपन स्कूल उसने स्थापना उसकी की थी। बाद में भारत सरकार के द्वारा 1986 में की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके तहत नवंबर 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ चूँकि आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला मुक्त विद्यालय कब खोला गया था, तो ये 1979 में सीबीएसई के द्वारा दिल्ली में खोला गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यह प्रश्न भी हमने आपको करवाया था मॉडल पेपर में। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ज्ञान को प्रकाश में लाना, ऑप्शन बी ज्ञान को बाहर से भीतर की ओर ले जाना, ज्ञान की वृद्धि करना, या अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। जो बालक की जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर की ओर निकालना, उनका सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। तो प्रश्न संख्या 28 का जो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। यह भी सरल प्रश्न है और आपका सही भी हुआ होगा, आशा है हमें। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। अब औपचारिक शिक्षा, जैसा आप जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा कौन होती है, जिसमें स्थान, समय, पाठ्यक्रम सब कुछ निश्चित होते, विधियाँ। तो औपचारिक शिक्षा का अर्थ है कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में दी जाने वाली शिक्षा। और इस प्रश्न को भी हमने अपने मॉडल पेपर में आपको बताया था और आपके लिए भी ये बहुत आसान प्रश्न रहा होगा, आपका प्रश्न सही भी हुआ होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है। बालक को ज्ञान देना, यही कार्य नहीं है केवल शिक्षा का। बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, यही केवल शिक्षा का, ये भी केवल अकेले पड़ेगा। ऑप्शन सी है बालक को संसार में लिप्त करना। ऑप्शन डी दिया है कि बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। तो शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। उसका कैसे सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसमें उसकी मदद करना। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालय एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है।
द स्कूल इज़ ए स्मॉल कम्युनिटी विद इन ए लार्जर कम्युनिटी। तो ये स्टेटमेंट जो है किस कमीशन का है? तो आपका जो ऑप्शन ए दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी दिया है राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन सी दिया है कोठारी कमीशन का, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? Who defines sociology of education as the study of the relationship between education and society? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओटावे। ओटावे ने जो शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक प्रक्रिया जिसमें बच्चे के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार के रूप में ढाला जाता है कहलाती है। देखिए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बच्चे का ज्ञान मतलब नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर, उसको हम लोग एक शेप देते हैं, तो वह प्रोसेस है एजुकेशन। ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? ऑप्शन ए दिया है कि टीचिंग, ऑप्शन बी दिया है कि टाइम टेबल, ऑप्शन सी दिया है सिलेबस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? शिक्षण भी है, समय सारणी भी है, पाठ्यक्रम भी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35। इसमें आपसे पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न को भी हमने अपने मॉडल पेपर में करवाया था और आपका सही भी हुआ होगा। प्रश्न संख्या 35 मतलब सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व होता है, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज शिक्षण योजना में नेतृत्व प्रदान करना, बी कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रशासनिक तरीके से प्रशासित करना, सी अनुशासन की समस्या को संभाले, ऑप्शन डी दी है कि स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखना। तो प्रिंसिपल का जो मुख्य दायित्व होता है वो क्या है? कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रशासनिक तरीके से प्रशासित करना। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा, इस प्रश्न को भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया था और बहुत ही सरल प्रश्न है। अनौपचारिक शिक्षा कौन होती है? वो शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, हम कहीं से भी कभी भी कुछ भी सीखते रहते हैं। और तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर आपका होगा। अगले प्रश्न को की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं है, वो कौन सी शिक्षा है जो पूर्व नियोजित नहीं होती है? इसमें आपसे पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन सी फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो पूर्व नियोजित होती है, उसका समय, स्थान, पाठ्यक्रम, विधि सब कुछ निश्चित होता है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन होता है उसका कोई पूर्व योजना को पूर्व नियोजित नहीं होती है, न कि नॉन फॉर्मल। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए। और इसका जो सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो पूर्व नियोजित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38 को देख लीजिए, ये आपका इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो प्री प्लान्ड नहीं होता है। प्रश्न संख्या 39 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा ज़्यादातर पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेड जो है मोस्टली बाई करस्पॉन्डेंसीज। तो ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें पत्राचार के द्वारा? तो वो औपचारिक शिक्षा तो है नहीं, क्योंकि विद्यालय में पत्राचार के द्वारा होता नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा जो कि हम
आप समाज से, मंदिर से, मस्जिद से, कहीं से भी जो प्राप्त करते हैं उसमें भी पत्राचार की तकनीकी, जो टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ओपन स्कूल्स हो गए, वहाँ क्या है, ये पत्राचार के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अनौपचारिक शिक्षा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो अध्यापक है वो औपचारिक शिक्षा का है महत्वपूर्ण तत्व, छात्र वो भी औपचारिक शिक्षा का, विद्यालय वो भी औपचारिक शिक्षा का। तो यहाँ जो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मीडिया। इस प्रकार जो आपके आज के प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन 40 प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं। और इस उत्तर कुंजी के द्वारा या आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। और आपके उत्तर की जांच अब जब आप कर लें तो आप अपने कमेंट के द्वारा यह हमें आप अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।